बड़े आसान से टॉपिक हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं और बड़े आसान से टॉपिक हैं। अल्लाह ना करे कभी आप लोगों का बुरा हाल हो, अल्लाह करे आप लोगों को हमेशा सलामत रहो, खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी मेरी ठीक है। ये देख लो आपके, मैं कोविड में भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आप लोग फिर भी हाल नहीं बताते अपना। वैक्सीन ये मुझे दूसरी दफा हो रहा है, वैक्सीन मैंने लगवाई हुई है तो मेरी बचत है, लेकिन ये कि इस टाइम बिल्कुल मेरी स्मेल खत्म हुई हुई है। और मुझे था कि मेरा सिंपल सा गला ही खराब हुआ है, लेकिन गला नहीं खराब था, वो ये इशू हुआ है। तो स्मेल मैंने आज इवन के 5 परफ्यूम ना डिफरेंट लेके, मैंने कहा शायद एक परफ्यूम से ना एक की ना आ रही हो, दूसरी की ना आ रही हो, 5 परफ्यूम लेके मैंने अलग अलग उनको किया है। वो बिल्कुल पता ही नहीं, परफ्यूम जो है, परफ्यूम खाली हो गया लेकिन मुझे नहीं स्मेल आई। तो खैर अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ये जो वेरिएंट है ये काफी ऐसे है कि ये आप बेशक आपने वैक्सीन करवाई हुई है फिर भी आपको हो रहा है, लेकिन ये कि सिम्टम्स काफी इसके इतने ज्यादा नहीं है, बस गला और खांसी और जरा फ्लू आपको हो रहा है। हाँ जी, मैंने परसों सैंपल दिया था तो मुझे कल ही पता चला कि भाई असल में जिसको मैं सिर्फ सिंपल फ्लू और खांसी समझता रहा हूँ वो सिंपल फ्लू और खांसी नहीं थी, क्योंकि परसों से मुझे स्मेल नहीं आ रही थी, कल बिल्कुल नहीं आई तो आज भी बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है, हंसता हुआ मैं अच्छा लगता हूँ, मैं हंसता ही रहता हूँ, मैं बहुत हंसता हूँ माजिद। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओवेरियन सिस्ट और ओवेरियन कार्सिनोमा। अच्छा, ओवेरियन सिस्ट जो होते हैं ना, जो बेनाइन ट्यूमर्स हैं ओवरी के, वो बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उनके आप लोगों को थोड़े से पता होना चाहिए कि कौन कौन से, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन जो होता है वो होता है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड का लफ्ज आप लोगों को सुनते ही फौरी तौर पे जहन में आ जाता है कि इसमें कुछ डर्मस रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि हेयर, फैट, टूथ, यानी कि असल में ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन और एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एक ट्यूमर होता है, बिनाइन होता है। ये सबसे पहली बात। और भी डिफरेंट आपको सिस्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि ओवरी में ब्लड का सिस्ट भी बन सकता है, ब्लडी सिस्ट, ओवेरियन कैप्सूल्स सिस्ट, ये सारे के सारे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या सिस्ट एडिनोमा या एंडोमेट्रियोमा या फंक्शनल सिस्ट, किसी भी टाइप का सिस्ट ओवरी में बन सकता है। लेकिन जो हमारा आज का मेन टॉपिक होगा वो होगा डर्माइड सिस्ट का। बिनाइन ट्यूमर्स के नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, ये आपका प्रॉफ का यूक्यू भी है, ये आपको आना चाहिए। डर्माइड सिस्ट क्या होता है? देखो मैंने आपको पहले बताया कि ये एक प्लूरीपोटेंट जर्म सेल से ये सिस्ट डेवलप होता है। प्लूरीपोटेंट जर्म सेल सेल का ये मतलब होता है कि वो ये ऐसे सेल होते हैं जो अपने आप को किसी भी टिश्यू में जो है वो डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी रखते हैं। नॉर्मली ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूलर चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि उस टिश्यू को सिर्फ उसी तरह के डिफरेंशिएशन में जो है वो हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक सेल है, ठीक है, वो सेल हेयर में कन्वर्ट होता है, वो बाल बनाता है। देखो हमारी बॉडी में प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं जिन्हें हम टूटीपोटेंट जर्म सेल्स का नाम भी देते हैं। वो अपने आप को किसी भी सेल में, किसी भी टिश्यू में जो है अपने आप को किसी भी टिश्यू में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो सेल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मीजोडर्मल जेल्स है, जर्म सेल है, कोई भी जर्म सेल है, ये हेयर भी बना सकता है, ये टीथ में भी कन्वर्ट हो सकता है और ये बून में भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ये अपने आप को हेयर वाली लाइनेज में क्यों लेकर जाता है? सिर्फ क्योंकि कुछ मॉलिक्यूलर चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि हमेशा इसको सिर्फ हेयर की तरफ ही लेकर जाते हैं, इसको बून या टीथ की तरफ नहीं जाने देते। ठीक है, और ये हमारी पूरी बॉडी में होता है। जैसे ब्लड सेल्स में आपको पता है कि ब्लड में भी जो है वो जो सेल होता है, जर्म सेल होता है, वो ब्लड सेल्स में डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, इसी तरह हमारी पूरी बॉडी में
जब आप सबको पता है कि जब एम्ब्रियो बनता है तो सिर्फ 3 टाइप के सेल होते हैं, एक मीजोडर्मल, एक एक्टोडर्मल, एक एंडोडर्मल। उसी से पूरा का पूरा जिस्म बन जाता है। मीजोडर्मल सेल्स आपकी, जो मीजोडर्मल जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उनमें से किसी भी टिश्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो बोन्स भी बना सकते हैं, वो मसल्स भी बना सकते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू भी बना सकते हैं। लेकिन हर जगह पे एक प्रोग्राम्ड डिवीजन हो रही होती है कि जो मसल्स वाले सेल्स हैं, जो मसल्स की जगह के ऊपर जो पड़े हुए हैं, उन्होंने मसल्स ही बनाने, उन्होंने बोन्स नहीं बनानी। जो बोन्स की जगह पर पड़े हुए हैं, उन्होंने बोन्स ही बनानी है। जो ब्लड बना रहे हैं वो ब्लड ही बनाएंगे, वो अपनी लाइनेज को चेंज करके जो है वो बोन्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा एक चेक्ड निजाम चल रहा है पूरी बॉडी में। अब डर्माइड सिस्ट में क्या होता है, ये एक बिनाइन ट्यूमर है। इसमें आपके जो प्लूरिपोटेंट जर्म सेल्स होते हैं, जिनका काम ओसाइट्स बनाना होता है, असल में उनका काम क्या होता है कि उन्होंने प्राइमरी ओसाइट को बनाना होता है, जर्म सेल्स प्राइमरी ओसाइट को। लेकिन वो बजाय इसके कि इसको बनाए, जर्म सेल्स को बनाए, वहां पर एक डाइवर्सिटी ऑफ टिश्यूज बनना शुरू हो जाती है, जिसमें बाल भी शामिल है, जिसमें दांत शामिल है, जिसमें बूंद शामिल है, जिसमें इवन के कभी कभी ग्लैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप जरा इमेजिन करें कि ओवरी में थायराइड ग्लैंड बन जाता है, ओवरी में हड्डियां बनना शुरू हो जाती हैं, ओवरी में दांत बनना शुरू हो जाते हैं, ओवरी में बाल बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक डर्माइड सिस्ट है। ये एक्चुअली आपकी एक टूटीपोटेंट जो प्लूरीपोटेंट जो प्लूरीपोटेंट जर्म सेल्स होते हैं, उनसे ओरिजिनेट करता है। और ये किसी भी टिश्यू में डिफरेंशिएट हो सकता है, डाइवर्सिटी ऑफ टिश्यूज में डिफरेंशिएट हो सकता है, और इसको हम कहते हैं डर्माइड सिस्ट। एम आई क्लियर? बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो डर्माइड सिस्ट क्या है? ये चाइल्ड बेरिंग एज में आपको डिटेक्ट होता है। चाइल्ड बेरिंग एज में ज्यादा ये कॉमन है। 30%, जो 30 ईयर की एवरेज एज है, उसमें आपको ये देखने को मिलता है डर्माइड सिस्ट औरतों में। और इसका साइज छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, और बाज दफा ये सिस्ट इतना बड़ा हो जाता है कि ये ओवरी के गिर्द ट्विस्ट कर जाता है। ये सिस्ट क्या करता है, ये ओवरी के गिर्द ट्विस्ट कर जाता है। ये मैं भी आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूं तो आपको कलर क्लियर होगा कि ये इतना बड़े बड़े सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। ये सिस्ट इतना बड़ा हो जाता है कि ये ओवरी के गिर्द ट्विस्ट कर जाता है, जिसकी वजह से उसकी ब्लड सप्लाई ओवरी की रुक जाती है और ओवरी की एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, ओवरी में हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाता है। तो ये 30 ईयर की एज में आपको मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, चाइल्ड बेरिंग एज में देखने को मिलता है। और दोनों ओवरीज को भी इन्वॉल्व करता है, एक ओवरी को भी इन्वॉल्व कर सकता है। साइज में छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। और इसकी जो बड़ी ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है कि ये ओवरी के गिर्द ट्विस्ट कर जाता है, जिसकी वजह से ओवरी की ब्लड सप्लाई इंपेयर हो जाती है, रुक जाती है, और ब्लड ओवरी में ट्रॉफी होना शुरू हो जाती है। ये जरा देखें, आपको भी मैं डायग्राम दिखाता हूं। ये देखो, ये आपकी सिंपल सी ओवरी है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ठीक ठाक। इसमें देखो ये सिस्ट बनना शुरू हो गया है। ये इस जगह के ऊपर देखें, छोटा सा आपका जो है वो ओवेरियन सिस्ट, डर्माइड सिस्ट बनना शुरू हो गया है। ये सिस्ट आहिस्ता आहिस्ता इतना बड़ा हो गया है कि इसने पूरी ओवरी को यहां पर देखो कवर कर लिया है, और इवन के ओवरी की जो वेसल्स हैं उनको ट्विस्ट कर दिया है, उनमें ट्विस्ट आ गया है। देखो वेसल्स और लिगामेंट्स जो हैं उनमें ट्विस्ट बन गया है, जिसकी वजह से ओवरी की सारी जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाएगी। पहले छोटा सा था, नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया तो इसने ओवरी के गिर्द एक ट्विस्ट कर दिया, ओवरी के जो वेसल्स थे उनके गिर्द एक ट्विस्ट बना दिया, जिससे वो जो है वो आपको, नहीं नहीं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज डिफरेंट। हम लोग तो इस वक्त डर्माइड सिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सिस्ट जब बड़ा होता है, डर्माइड सिस्ट और चीज है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और चीज है, ठीक है? तो ये डर्माइड सिस्ट है, ये एक बेनाइन ट्यूमर है, ये सिस्ट है। अब इस सिस्ट के अंदर क्या हो सकता है? इस सिस्ट में बाल भी हो सकते हैं, इसमें टीथ भी हो सकते हैं, इसमें बूंद भी हो सकते हैं, थायराइड टिश्यू भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है इस सिस्ट के अंदर। और ये सिस्ट जब साइज में बड़ा होता है तो ये ओवरी के गिर्द ट्विस्ट कर जाता है, जिससे ओवरी की वेसल्स जो है उनकी ब्लॉकेज हो जाती है, टॉर्जन हो जाती है उन वेसल्स की,
और ब्लड जो है वो ओवरी तक नहीं पहुंच पाता, उसकी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा जी, अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? नहीं, ये बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है? कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इनफर्टिलिटी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एंडोमेट्रियोसिस, ओबिसिटी और अर्ली मेंस्ट्रुएशन, ये सारे के सारे इसके ओवेरियन सिस्ट्स के रिस्क फैक्टर हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ये मेलिग्नेंट फॉर्म नहीं है, इट इज अ बेनाइन ट्यूमर। ये बेनाइन ट्यूमर्स हैं। बेनाइन ट्यूमर्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, जिनके मेट्स नहीं बनते, वो ब्लड या लिम्फेटिक्स के थ्रू बॉडी में मिलिग्नेंट फॉर्म्स में मिलिग्नेंट मेट्स बना के स्प्रेड नहीं होते, ठीक है। इट इज अ टोटल बेनाइन ट्यूमर। ये एक सिस्ट है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, फिलहाल हम सिर्फ डर्मोइड सिस्ट की बात कर रहे हैं। तो डर्मोइड सिस्ट के जो रिस्क फैक्टर हैं उसमें ओवेरियन सिस्ट की पुरानी कोई हिस्ट्री है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं, ये बिल्कुल वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। एक सिस्ट है, इनका एक इनकैप्सुलेटेड होते हैं, इनका जो सर्कमफ्रेंस होता है वो बिल्कुल राउंडेड होता है। ये वेल डिफरेंशिएटेड, वेल सर्कमस्क्राइब्ड इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स: प्रीवियस ओवेरियन सिस्ट की हिस्ट्री और एक इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनफर्टिलिटी। बिल्कुल टॉरियन इज अ मेडिकल इमरजेंसी, टॉरियन में तो आपको फौरी तौर पर ट्रीट उसको ही हम करनी पड़ जाती है, बड़ी शदीद किस्म की पेन होती है और टॉरियन में तो आपको ऑपरेट करना पड़ जाता है, ठीक है। ये इसके रिस्क फैक्टर्स हो गए। अब क्लिनिकल फीचर्स में मैंने आपको पहले बताया कि हमारी इसकी सबसे जो प्रॉब्लम क्रिएटेड चीज है वो है टॉरियन, जो कि एक एक्यूट पेन काज करती है और एक इमरजेंसी कंडीशन है कि अगर टॉरियन ज्यादा हो तो बड़ी शदीद किस्म की एक्यूट पेन पेशेंट को शुरू हो जाती है, इवन के एब्डोमिनल स्वेलिंग शुरू हो जाती है, बड़ी शदीद किस्म की पेन होती है और आपको फौरी तौर पे पेशेंट को हॉस्पिटल में लाना पड़ता है, इमरजेंसी में लाना पड़ता है। और बाज कुछ एक्सरसाइजेस मेनोवर्स होते हैं, हम वो मेनोवर्स करवा के देखते हैं, अगर उस मेनोवर से भी हमें ना पेशेंट को जो है ना वो इजी हो रहा हो, पेशेंट की कंडीशन ना बेटर हो रही हो, तो फिर हमें सर्जरी भी करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स में इसकी पेन जो है वो टॉरियन, एक्यूट पेन, एब्डोमिनल स्वेलिंग, डिस्पेरोनिया और मेच्योर टाइप का टिश्यू आपको देखने को मिल सकता है कि उसमें डर्माइड सिस्ट में कोई बाल, कोई मसल्स, कोई कार्टिलेज, कोई बोन्स, कोई टीथ, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। उसका साइज देखने के लिए, उसकी जगह देखने के लिए, लोकेशन देखने के लिए हम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई वगैरह करवाते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल आपकी उसमें बुक में, लेकिन ये आपने करना जरूर है क्योंकि ये प्रॉफ में बहुत 2-4 दफा आ चुका है। तो इसकी मेन मेन चीजें आपको पता होना चाहिए। इसका मेन एमसीक्यू यही है कि इसकी मेडिकल इमरजेंसी क्या है, टॉर्जन ऑफ डर्माइड सिस्ट है, इसमें आपको मेच्योर टिश्यू, हेयर, बोन्स, कार्टिलेज, बोन्स वगैरह देखने को मिलती हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी सर्जिकल एक्सcision ही है, आपको एक्साइज ही करना पड़ता है। और मैंने ये देखो आपको बताया कि टॉरियन एक मेडिकल इमरजेंसी, और टॉरियन में पूरी की पूरी ओवरी को रिमूव करना पड़ता है, साथ में लिगामेंट को भी रिमूव करना पड़ता है, साथ में उसकी पूरी हमें रिमूव करनी पड़ती है। और अगर सिस्ट बहुत ज्यादा हो तो हमें हिस्टेक्टमी भी करनी पड़ती है और साथ में हमें दोनों ओवरीज को भी रिमूव करना पड़ जाता है। बिल्कुल इसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, आपको सर्जिकल ही इसको ट्रीट करना पड़ता है। और या तो आप उसको अगर कोई छोटा वगैरह हो तो सर्जिकली एक्सरसाइज कर देते हैं, लेकिन अगर पेशेंट टॉरियन के साथ आया है, मेडिकल इमरजेंसी के साथ आया है, तो उसमें तो आपको फिर टोटल ऑफ्रेक्टमी करनी पड़ती है, ओवरीज को रिमूव करना पड़ता है, उसके साथ उसके लिगामेंट्स को भी रिमूव करना पड़ता है। क्लियर? छोटा सा टॉपिक है ये। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरफ हो उस तरफ रिमूव करते हैं, लेकिन बाज दफा हमें स्टेक्टमी के साथ बाइलेटरल ऑफ्रेक्टमी भी करनी पड़ती है अगर दोनों तरफ हो। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको सिर्फ एक दफा हो और उसके, डॉक्टर साहब फिर जारी बात है इनफर्टिलिटी तो हो जाएगी, जब ओवरी नहीं है तो पेशेंट की जान बचानी है कि हमने उसकी फर्टिलिटी बचानी है? एक पेशेंट टॉरियन के साथ आ गया, शदीद उसको पेन है, हम ऑफ्रेक्टमी करेंगे, बिल्कुल हमें ऑफ्रेक्टमी करनी पड़ेगी और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। आपने पेशेंट की जान बचाएंगे उस वक्त या पेशेंट की फर्टिलिटी को आप करेंगे?
नहीं, यूनिलेटरल में इनफर्टाइल नहीं होगा, बाइलेटरल में इनफर्टाइल होगा। यूनिलेटरल में तो उसकी एक ओवरी प्रिजर्व है ना, उसमें इनफर्टिलिटी नहीं होगी। अगर आप बाइलेटरल फ्रैक्टमी करते हैं फिर इनफर्टिलिटी है। हाँ जी। अच्छा जी, दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है ओवेरियन कार्सिनोमा का। ये सेकंड मोस्ट कॉमन टॉपिक है, सेकंड मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी है ओवेरियन कार्सिनोमा। ओवेरियन नहीं डॉक्टर साहब, देखिए अगर तो आपने सिस्ट को रिमूव कर दिया है, छोटा सिस्ट हो तो फिर हम उसको सर्जिकली एक्साइज कर देते हैं। अगर बड़ा सिस्ट हो और टॉर्जन का खतरा हो तो फिर हमें पूरी ओवर रिमूव करनी पड़ती है, और इसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है। अच्छा जी, ओवेरियन कार्सिनोमा ओवरी का कैंसर है, आपको पता चल गया। और ये अप टिश्यूज जो अपने इसके साथ एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको भी इन्वेट करता है, और बॉडी के अदर पार्ट्स में भी सेपरेट होता है। सेकंड मोस्ट कॉमन गायनाकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है, और यूके में मेजर कॉज ऑफ डेथ है आपकी ओवेरियन कार्सिनोमा। ओवेरियन कार्सिनोमा इज द सेकंड मोस्ट कॉमन गायनाकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, और यूके में मेजर कॉज ऑफ डेथ है गायनी का। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं, मुझे ये यूके और यूएसए से याद आ गया। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाते हैं? सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान में कौन लोग कमाते हैं? गायनी वाले कमाते हैं ना, गायनाकोलॉजिस्ट बड़े पैसे कमाते हैं, बड़े छापते हैं। गायनाकोलॉजिस्ट जिनका अच्छा हॉस्पिटल चल रहा हो, गायनी वाले बहुत छापते हैं। उसके बाद डिफरेंट है, लेकिन गायनी आपकी टॉप पे है पाकिस्तान में। अगर आपने अर्निंग करनी है और अच्छी अर्निंग करनी है तो आप एक अच्छा सा मैटरनिटी हॉस्पिटल खोल लें, जिसमें आप एक पीडियाट्रिक और एक गायनाकोलॉजिस्ट बिठा दें, और आप सारी जिंदगी बैठ के खाते रहें। और आपको पता है कि यूके और यूएस में सबसे कम पैसा कौन कमाते हैं? सबसे कम गायनी वाले। आपको पता है कि यूके और यूएस में गायनाकोलॉजी में या ऑब्स में डॉक्टर्स जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं है। और उन लोगों को डबल और एक्स्ट्रा तनख्वाहें देके यूके और यूएसए में बुलाना पड़ता है। गायनी के डिपार्टमेंट में जाते ही नहीं है। सबसे लो मेरिट गायनाकोलॉजी का होता है, सबसे ज्यादा जो है वो कम आपको जो है पैसे जो है वो गायनाकोलॉजी में आप कमाते हो वहां पे। क्यों? यूके और यूएसए में ऐसा मसला क्यों होता है? क्योंकि वहां पर कानून बहुत सख्त है। यहां पर तो आपके पास कोई पेशेंट आता है ना, और आप खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट आया है, आपको कोई परवाह नहीं है, चाहे माँ बच जाए चाहे बच्चा बच जाए। आपने बस बाहर आके कह देना है, वो जी बस सॉरी जी, हम माँ को बचा सके, बच्चे को नहीं बचा सके। ठीक है, ये बच्चे को बचा लिया हमने, माँ को नहीं बचाया। ठीक है। आपको मैं बताऊं कि यूके और यूएसए में अगर आप एपिजियोटमी भी एक्स्ट्रा कर देते हो ना पेशेंट की, तो वो आपको सू कर देता है। वो डॉक्टर को सू कर सकता है कि इसने मेरी एपिजियोटमी क्यों की है। हालांकि एपिजियोटमी जब प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो जाए तो उसमें जरूरत पड़ जाए, जरूरी हो जाती है। यूके और यूएसए में आपको पेशेंट को मैटरनिटी हेल्थ इतनी ज्यादा वो उसको इंपॉर्टेंस देते हैं कि आपने थोड़ी सी भी अगर गलती की है और थोड़ी सी भी कोई इशू हो गया है, तो वो ये नहीं सुनेंगे अल्लाह की मर्जी, वो आपको कोर्ट में घसीटेंगे। इस वजह से वहां पर गायनाकोलॉजिस्ट का बड़ा बुरा हाल होता है, वो बिल्कुल नहीं कमा पाते, बहुत बहुत। सबसे जिस तरह सबसे ज्यादा हाई यहाँ पर गायनाकोलॉजिस्ट कमाते हैं, वहां पर नहीं इतना कमाते। यूके और यूएसए में जो लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरीज वाले कमाते हैं। वहां पर अगर कोई कमाता है ना तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी वाले कमाते हैं, और बस अन्नी अंधा अंधा कमाते हैं, एस्थेटिक्स एस्थेटिक्स वाले और कॉस्मेटिक सर्जरीज वाले। चलें जी, ओवेरियन कार्सिनो, ये तो मैंने आपको वैसी एक इंफॉर्मेशन के लिए बात बता दी है कि यहाँ पर जो हमारा हालात है वहां पर नहीं, उनके बड़े स्टैंडर्ड्स कायम होते हैं। अच्छा जी, तो ओवेरियन कार्सिनोमा जो है वो एक कैंसर, ओवरी का हमारे पास कैंसर है, और ये बड़ा ही एग्रेसिव कैंसर होता है। ये आपकी बॉडी के जो अदर पार्ट्स होते हैं उनको भी इन्वेट करता है। अब अगर हम इसको अब आगे चल के देखते हैं कि ये क्या, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं। अब जरा इसको आपने गौर से समझना है, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। देखें जरा, इसको गौर से समझें जरा, इधर देखें सारे के सारे। एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स, सेक्स कॉर्ड ट्यूमर्स,
और जर्म सेल ट्यूमर्स, इनका मतलब क्या है? आप लोगों ने पैथोलॉजी में पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखें, ओवरी जो होती है ना, ओवरी के अगर आप डायग्राम देखें तो ये आपकी ओवरी की डायग्राम है। इसको जरा और हम क्लियर करके देखते हैं। ये आपकी ओवरी की डायग्राम है, ठीक है। ओवरी के सबसे बाहर अगर आप देखो तो एक एपिथेलियल लेयर होती है, सबसे बाहर एपिथेलियल लेयर होती है। फिर ओवरी के अंदर पड़े हुए होते हैं जर्म सेल्स, जिनका काम क्या होता है? प्राइमरी ओसाइट्स को बनाना। प्राइमरी ओसाइट्स, उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट, और फिर उसके बाद एग की डेवलपमेंट जो सारी आपकी हो रही होती है, ठीक है। जर्म सेल्स सबसे बाहर, एपिथेलियल लेयर, उसके बाद जर्म सेल्स, और जर्म सेल्स के बीच में स्ट्रोमा, कनेक्टिव टिश्यू। एम आई क्लियर? ओवरी में तीन तरह के सेल्स होते हैं, एक एपिथेलियल सेल्स, एक जर्म सेल्स जो ओसाइट्स बना रहे हैं, और एक मीजनकाइमल सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं। क्लियर? ठीक है। ओवरी में तीन तरह के सेल्स हैं, एक बाहर वाले एपिथेलियल सेल्स, एक आपके जर्म सेल्स जो ओसाइट्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, और एक आपके स्ट्रोमल सेल्स जो मीजनकाइमल सेल्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं। एक और डायग्राम इसकी देखें, ये देखें। बाहर वाले जो सेल्स हैं, जो बाहर आपकी है, सबसे बाहर क्या है? एपिथेलियम। यानी कि अगर हम ये बात करें जरा इसको, सबसे बाहर ओवरी में क्या है? एपिथेलियम, ठीक है। एक उसमें कौन से सेल्स हैं? एपिथेलियल सेल्स, जो कि सबसे आउटर लेयर उसकी एपिथेलियल बना रहे हैं। उसके बाद क्या पड़े हुए हैं ओवरी में? जर्म सेल्स बने हुए हैं, जिनका काम क्या है? ओसाइट्स डेवलपमेंट, फोलिकल्स, ओसाइट्स, ये जर्म सेल्स पड़े हुए हैं ओवरी में, ठीक है। उसके बाद ओवरी में क्या है? उसके बाद ओवरी में मीजनकाइमल सेल्स पड़े हुए हैं, जिनका काम है कनेक्टिव टिश्यू बनाना, ओवरी का स्ट्रोमा बनाना। क्लियर? तीन तरह के सेल्स हैं, एपिथेलियल, जर्म सेल्स और मीजनकाइमल सेल्स, यानी कि स्ट्रोमल सेल्स। यहां तक क्लियर है सबको? ये बात समझ आई है? तो जाहिर सी बात है कि फिर ओवेरियन कार्सिनोमा के जो वेरिएंट होगा वो भी तीन तरह का होगा। जो ओवेरियन कार्सिनोमा होगा वो एपिथेलियल ओरिजिन भी हो सकता है, कि एपिथेलियल सेल्स का कार्सिनोमा हो जाए सिर्फ, वो सिर्फ जर्म सेल्स का कार्सिनोमा भी हो सकता है, और वो सिर्फ स्ट्रोमल सेल्स का कार्सिनोमा भी हो सकता है। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? कि ओवरी में तीन तरह के डिफरेंट सेल्स हैं, तो कार्सिनोमा की तीन डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं। सिर्फ एपिथेलियल सेल्स का भी हो सकता है, सिर्फ जर्म सेल्स का भी हो सकता है, और सिर्फ स्ट्रोमल सेल्स का भी हो सकता है। उसके मुताबिक हमने इसके डिफरेंट नाम रख दिए हुए हैं। अब वो नाम कौन कौन से ये देखें, कि एपिथेलियल में हमारे पास क्लियर सेल कार्सिनोमा है, सीरस कार्सिनोमा है, इसी तरह सेक्स कॉर्ड जो स्ट्रोमल ट्यूमर्स हैं उसमें हमारे पास ग्रैनुलोजा सेल कार्सिनोमा है। जर्म सेल ट्यूमर्स में जो है वो डिसजर्मिनोमा, टेराटोमा, कोरियोकार्सिनोमा, इनके सिर्फ आपने नेम्स याद करने हैं। ये आप लोग अपनी पैथोलॉजी में बड़ी डिटेल में इनकी पढ़ चुके हैं, यहां आपने डिटेल नहीं करनी। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं? एपिथेलियल होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन कौन से ओवेरियन कार्सिनोमा की जो हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी होती है? एपिथेलियल ट्यूमर्स की। एपिथेलियल ट्यूमर्स की, यानी कि अगर किसी को ओवेरियन कार्सिनोमा हो जाए खुदा ना खास्ता, तो 80% चांसेस हैं कि उसका ये कार्सिनोमा एपिथेलियल सेल ओरिजिन होगा, 10% चांसेस हैं कि वो स्ट्रोमल ओरिजिन होगा, और 10% चांसेस हैं कि वो जर्म सेल ओरिजिन होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई है कि तीन तरह के सेल्स हैं, सबसे आउटर एपिथेलियल है, फिर उसके बाद जर्म सेल्स हैं, और फिर उसके बाद आपके स्ट्रोमल सेल्स पड़े हुए हैं। एपिथेलियल सबसे कॉमन 80%, उसके बाद जर्म सेल ट्यूमर्स, और उसके बाद आपके स्ट्रोमल सेल ट्यूमर्स। ये तीन तरह के डिफरेंट हिस्टोलॉजिकल वेरिएशंस के ट्यूमर आपकी ओवरी में होते हैं। क्लियर है? इसकी मैंने डायग्राम्स ऐड की हुई हैं जो कि आप लोग बाद में देख सकते हो। ये देखो, ये डायग्राम आपको 100%
अब क्लियर कॉन्सेप्ट दे देगी जो मैं बात करने जा रहा था कि ये देखो, ये एपिथेलियल ओरिजिन, ये जर्म सेल ओरिजिन, और ये आपके स्ट्रोमल ओरिजिन। ठीक है, यानी कि एपिथेलियल से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं, जर्म सेल से भी बन सकता है ट्यूमर, और स्ट्रोमल से भी बन सकता है ट्यूमर। तो ये हो गई इसकी डिफरेंट टाइप्स। अब रिस्क फैक्टर, ऑलमोस्ट मैंने आपको पहले बताया है कि अब इसके रिस्क फैक्टर्स इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ये दोनों में आपको पता होने चाहिए, ये आपके प्रॉफ का यूक्यू है। ठीक है, और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आता है, जो कि 2 दफा तो आ चुका है, कि सिगरेट स्मोकिंग कौन से टाइप्स के ट्यूमर्स को रिस्क इंक्रीज करती है। तो वो म्यूसिनस टाइप के ट्यूमर्स है, सिर्फ म्यूसिनस टाइप्स के ट्यूमर का जो है ना वो रिस्क इंक्रीज करती है। ये 2 दफा एमसीक्यू आ चुका है, ये आपने याद रखना है। और आपने यूक्यू को ऐसे याद रखना है कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि डिक्रीज करते हैं ओवेरियन कार्सिनोमा के रिस्क को, और कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज वाले आईयूडीडी डिवाइसेस, नलीपैरिटी, एंडोमेट्रियोसिस, स्मोकिंग और ओबेसिटी। और डिक्रीज रिस्क फैक्टर का मतलब यह है कि अगर ये चीजें हो तो ओवेरियन कार्सिनोमा होने के चांसेस कम है, ओवेरियन कार्सिनोमा नहीं होगा। यानी कि मल्टीपैरिटी, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ट्यूबल लाइगेशन, हिस्टेरेक्टमी, ये वो चांसेस हैं जिसमें आपके कम चांसेस है जिसमें ओवेरियन कार्सिनोमा जो है वो पेशेंट को नहीं होगा। और ये इंक्रीज रिस्क है, आपने ऐसे ही लिखना है अगर रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं आपको ओवेरियन कार्सिनोमा के। क्लियर है यहां तक? इसी तरह ये एक और टेबल, ये जो टेबल्स मैं ऐड करता हूं ना, ये टेबल आपने लाजमी करने हैं। जो टेबल्स मेरे नोट्स में ऐड होते हैं वो आपने नहीं छोड़ने, क्योंकि इनमें से एमसीक्यूज आते हैं। इसी तरह अब ये ट्यूमर मार्कर्स हैं, इन ट्यूमर मार्कर्स का भी आपको पता होना चाहिए कि CA-125 किस ट्यूमर का मार्कर है, CA-19 ये क्या है, कि ये वो डिफरेंट केमिकल्स हैं जो कि ट्यूमर्स सिक्रीट करते हैं ब्लड में। तो ओवेरी एपिथेलियल जो कार्सिनोमास है सीरस टाइप के, वो CA-125 रिलीज करते हैं। म्यूसिनस टाइप के जो है वो CA-19 रिलीज करते हैं। इसी तरह इनहेबन है, HCG है, AFP है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर साल एमसीक्यूज आता है, हर साल। ट्यूमर मार्कर्स आपको हर तरह के कार्सिनोमा की टाइप का ट्यूमर मार्कर पता होना चाहिए। एपिथेलियल टाइप का क्या है, म्यूसिनस का क्या है, ग्रेनुलोजा का क्या है, और डिसजर्मिनोमा का क्या है, यॉर्क सैक का क्या है ट्यूमर मार्कर। क्लियर? ठीक है। अब इसकी अगर हम स्टेजेस की बात करें, स्टेजेस, अब स्टेजेस भी मैं आपको बड़े आसान तरीके से इसकी कराऊंगा। आप लोग आपकी बुक में लिखी हुई है, लेकिन हम इसको करेंगे आसान, शदीद करके आसान, ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो। अच्छा देखो मेरी एक बात सुनो, जब भी कोई स्टेजिंग आ जाए ना, तो अगर वहां पर 1A 1B और इस तरह की चीजें भूल जाते हो ना, अपने आप को आसान रखा करो, आसानी की तरफ लेकर जाया करो। आप सिर्फ स्टेज 1 भी लिख सकते हो, आप स्टेज 2 भी लिख सकते हो, स्टेज 1 का सारा आप एक में लिख सकते हो। मेरी बात को समझ रहे हो? लेकिन हम आसानी के लिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखें, स्टेज 1 सबसे पहले है आपके पास, स्टेज 1। स्टेज 1, स्टेज 1 में हमने इसको डिवाइड किया हुआ ए और बी और उसके बाद सी में। स्टेज 1A का मतलब है कि कैंसर सिर्फ एक ओवरी में होगा, 1 ओवरी। 1B का मतलब है कि दोनों ओवरीज में होगा। 1C का मतलब है कि ओवरी से बाहर निकल के सरफेस तक पहुंच चुका है, यानी कि ये ओवरी है, अगर कैंसर यहां से इस जगह पर था, तो अब वो पूरी ओवरी को इन्वॉल्व करके बाहर सरफेस तक पहुंच चुका है। ठीक है। स्टेज 1A का क्या मतलब है, सिर्फ एक ओवरी। 1B का क्या मतलब है, दोनों ओवरीज। 1C का क्या मतलब है कि सरफेस तक पहुंच गया ओवरी के। क्लियर? ठीक है, अभी हमने साथ साथ याद कर लेना इसको। स्टेज 2 में फिर आपके पास A और B और C है। स्टेज ए का मतलब यह है कि जो आपका कार्सिनोमा है वो फलोपियन ट्यूब की जो अर्ली पार्ट्स हैं जैसे फिम्ब्रिया वगैरह है, उसने उसको इन्वॉल्व कर लिया।
स्टेज 2B में ये ब्लैडर और बाउल तक स्प्रेड कर रहा है, अपने एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर रहा है। और स्टेज 2C में जो एब्डोमिनल फ्लूइड है, जो पेरिटोनियल कैविटी का फ्लूइड है, उसमें भी इसके मेट्स चले गए। मेट्स जो कार्सिनोमा के मेट्स हैं वो जा चुके हैं। इसी तरह स्टेज 3 की अगर आप बात करें तो स्टेज 3 को भी हमने A और B और C में डिवाइड किया हुआ है। ए का मतलब ये है कि ओवरी से कैंसर आपकी स्प्रेड कर रहा है अब यूट्रस की तरफ, बी में ये विजाइना वगैरह को भी इन्वॉल्व कर रहा है, और सी में ये साथ में एडजेसेंट लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है। और स्टेज 4 में तो ये किसी और जगह पे जाकर लंग्स या लीवर में डेवलप हो गया है, और ये कार्सिनोमा लंग्स और लीवर में भी फैल गया। क्लियर? फिर हम इसे अगर रिपीट करें, स्टेज 1A क्या है, सिर्फ एक ओवरी में। स्टेज 1B क्या है, दोनों ओवरीज। स्टेज 1C क्या है, सरफेस ऑफ ओवरी तक पहुंच गया। स्टेज 2A में इसने फेलोपियन ट्यूब्स को इन्वॉल्व कर लिया है। स्टेज 2B में एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, बाउल, ब्लैडर को इन्वॉल्व कर लिया है। स्टेज 2C में फ्लूइड्स में इसके मेट्स चले गए। स्टेज 3 में जो है इसने यूट्रस को और विजाइना को इन्वॉल्व किया है। स्टेज 3C में एडजेसेंट लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व किया है, और स्टेज 4 में ये लंग्स और लीवर तक पहुंच गया है। क्लियर? इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, हमने कहा कि स्टेज 1 का मतलब यह है कि ये बाइलेटरल ओवरीज। स्टेज 2 का मतलब यह है कि ये पेल्विस में फैल चुका है, इनसाइड द पेल्विस है। स्टेज 3 का मतलब यह है कि ये एब्डोमिनल कैविटी और लिम्फ नोड्स में फैल चुका है। और स्टेज 4 का मतलब है कि ये डिस्टेंट मेटास्टेसिस कर गया। स्टेज 3A में फिम्ब्रियास को इन्वॉल्व किया हुआ है। स्टेज 3A में उसने यूट्रस को इन्वॉल्व करता है, स्टेज 3B में विजाइना और सर्विक्स को, और स्टेज 3C में लिम्फ नोड्स को। तो अगर आपको वो भूल जाए तो आप इस तरह आसान करके भी लिख सकते हो कि स्टेज 1A में ओवरीज इन्वॉल्व है, स्टेज 2 में पेल्विस इन्वॉल्व है, पेल्विक ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, स्टेज 3 में एब्डोमिनल कैविटी भी इन्वॉल्व होगी और लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो गए, और स्टेज 4 में जो है वो डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गई है। इसको आप आसान करके भी ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं तो फिर आप ABC की फॉर्म में लिखा करें। इस तरह लिखने से आपके नंबर ये नहीं होगा कि सवाल गलत हो जाएगा, अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिल जाएगा, अच्छा है तो वो आपको 2 भी दे सकता है। क्लियर है डॉक्टर साहबान? इसका जो डायग्नोस्टिक होता है वो हम लोग ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के स्कैन करते हैं। सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मार्कर्स, जिसकी बेस के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ट्यूमर कौन सा है। बायोप्सी से तो हमें जाहिर सी बात है पता लगता ही है, लेकिन बायोप्सी एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स में ट्यूमर मार्कर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिटी स्कैन, MRI से हमें एक्सटेंट पता चल जाती है, चेस्ट एक्सरे से भी हमें कोई डिस्टेंट मेटास्टेसिस के बारे में पता चल जाता है। तो जो ट्यूमर मार्कर्स हैं उस इनका बहुत ज्यादा रोल है कैंसर और उसकी टाइप को पता करने में। ट्रीटमेंट इसकी जनाबे अल्लाह कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास, सर्जिकल ट्रीटमेंट है और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी है। कोई हमारे पास इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। और ओवेरियन कार्सिनोमा ये बड़ा अग्रेसिव कार्सिनोमा होता है, और इसमें हम प्रेफर करते हैं हिस्टेक्टमी को, हमेशा याद रखिएगा। और टोटल हिस्टेक्टमी को, जिसमें हम हिस्टेक्टमी भी करते हैं, ऑफ्रेक्टमी भी करते हैं, और साथ में साल्विंजेक्टमी भी करते हैं, और लिम्फ नोड्स को भी रिसेक्ट करते हैं टोटल। क्यों? क्योंकि ये कार्सिनोमा बड़ा अग्रेसिव है। अगर ये पेरिटोनियल फ्लूइड में इसके मेट्स फैल जाए तो ये एब्डोमिनल कैविटी में भी चले जाते हैं, और ये हमें पता ही नहीं चलता कि ये कैंसर कहां कहां फैला हुआ है। और ये हमें तब पता चलता है जब ये किसी जगह पर जाके स्टेबल होना शुरू हो जाता है। इस वजह से इसके ऊपर हम बिल्कुल चांस नहीं लेते। हम इस यूट्रस भी रिमूव करते हैं, ओवरीज भी रिमूव करते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी रिमूव करते हैं, और हम साथ में लिम्फ नोड्स भी रिमूव करते हैं, और हम ओमेंटम जो इंफ्राकॉलिक जो निमेंटम होता है हम उसको भी रिमूव करते हैं। मतलब आप देखो कितना अग्रेसिव है। और आपको एक और बात बताऊं कि इसकी रिकरेंस बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से हमें इसको साथ में
प्लाटिनियम बेस्ड कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, जो कि इंतहाई अग्रेसिव कीमोथेरेपीज में शुमार होती है। प्लाटिनियम बेस्ड जो कीमोथेरेपी होती है, साथ में हम रेडियोथेरेपी भी करते हैं टू जो है अवॉइड रिकरेंस से बचने के लिए। तो आप खुद सोच सकते हो कि ये कितना एग्रेसिव ट्यूमर है कि हमें पूरा का पूरा पेल्विक रीजन खाली करना पड़ जाता है, हिस्टेक्टमी भी करनी पड़ जाती है, ऑफ्रेक्टमी, साल्पिंजेक्टमी, ओमेंटोमेक्टमी, लिम्फ नोड, सारा कुछ हमें करना पड़ जाता है। डॉक्टर साहब पेरिटोनियल रीजन की मैं बात कर रहा हूं। पेरिटोनियल रीजन में जो आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें फैल जाता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स जो है, ये भी आपका यूक्यू आया हुआ है और इसको भी आपने जेन में रखना है। ठीक है, यूक्यू। इसमें प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स आपको पता ही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैंसर कितनी जल्दी ठीक होगा, प्रोग्नोसिस उसकी क्या होगी, वर्स होता जाएगा या, तो ये डिपेंड करता है स्टेज ऑफ डिजीज के ऊपर, कितना वॉल्यूम रह गया, हिस्टोलॉजिकल टाइप और ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, एज के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी आपका प्रॉफ का यूक्यू आया हुआ है, ये टेबल ये आपने लास्ट में करना है। ठीक है जी, तो ये आज के आपके दो टॉपिक्स थे, ओवेरियन कार्सिनोमा और डर्माइड सिस्ट। ये आपने करने हैं बहुत अच्छे से, ये दोनों प्रॉफ में आए हुए हैं, ये बड़े मिस हो रहे थे मुझसे, तो ये आज मैंने करवाए। कल अब आपका आखिरी लेक्चर होगा एबॉर्शन और मिसकैरेज का। टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का स्केड्यूल देख लिया आप लोगों ने? स्केड्यूल के मुताबिक तैयारी करना शुरू कर दे। चलें जी, ठीक। अल्लाह हाफिज।